प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2023-24 अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल देखेंगे। यह पेपर आपका 12 मार्च को जो संपन्न हुआ है, आप संपूर्ण हल देख करके और अपने द्वारा जो आपने प्रश्न पत्र हल किया है उसका आप हल मिला सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। समय है 2.5 घंटे और पूर्णांक हैं 60। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं 1 से 5 तक। सभी प्रश्नों में 1-1 अंक हैं। रिक्त स्थान 6 से 10 तक हैं, इनमें भी 1-1 अंक हैं। इसी तरह अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक, जिसमें 2-2 अंक हैं, और लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक, इसमें 3-3 अंक हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक हैं और इनमें 5-5 अंक हैं। अब हम देखेंगे इसका संपूर्ण हल। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न में रबी की फसल का सही युग्म क्या है? तो खरीफ और रबी की 2 फसलें होती हैं। 2 प्रकार की खरीफ की फसलें बरसात में बोई जाती हैं, जबकि जो रबी की फसलें हैं ये शीतकाल में बोई जाती हैं। तो इसमें पहला है धान या मक्का, बी नंबर पर है सोयाबीन मूंगफली, सी नंबर पर गेहूं चना और डी नंबर पर कपास मूंग। तो इसका सही उत्तर होगा सी वाला, गेहूं चना। प्रश्न दूसरा है, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो इसका सबसे गर्म भाग बाह्य भाग होता है जो नीले रंग का होता है। रेड डाटा पुस्तक, इसका सही उत्तर है संकटपन्न स्थिति स्पीसीज जो हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। बी लाल रंग की पुस्तक, सी सिर्फ संकटपन्न पौधों का रिकॉर्ड, डी सिर्फ संकटापन्न जंतुओं का रिकॉर्ड। तो इसका सही होगा ए, इसमें सभी प्रकार के स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पुस्तक को रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। प्रश्न चौथा है, आसुत जल होता है। हीन चालक, सुचालक, कुचालक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आसुत जल होता है, शुद्ध जल, ये कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 5वां है, किसी वस्तु के आवेश की जांच की जाती है सूक्ष्मदर्शी से, विद्युतदर्शी से, विद्युत विसर्जन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है विद्युत विसर्जन। अब हम देखेंगे खाली स्थान प्रश्न 6 से लेकर के 10 तक। 6वां प्रश्न है, 2,4-D का जो है एक प्रकार का क्या है? खाली स्थान है, तो यह एक प्रकार का कीटनाशक है। प्रश्न 7वां, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो CNG सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है। डी घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन LPG, जिसे आपने द्रव पेट्रोलियम गैस के नाम से भी सुना है। प्रश्न 9वां, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक प्रभाव वह अभिक्रिया कहलाती है। यह विद्युत रासायनिक प्रभाव। प्रश्न 10वां है, भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण खाली स्थान आते हैं। तो इसका सही उत्तर है भूकंप। प्रश्न 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, खरपतवार से फसल को क्या हानि हो जाती है? तो खरपतवार से पौधों की विकास की गति कम पड़ जाती है और उत्पादन का स्तर भी गिर जाता है, क्योंकि ये सभी पोषक तत्व ले लेते हैं और साथ ही सूर्य प्रकाश भी इनके द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो जो फसल है उनको कम सूर्य प्रकाश और पोषक तत्व प्राप्त हो पाते हैं। प्रश्न 12वां, कोल तार के 2 उपयोग लिखिए। तो कोल तार का उपयोग बॉयलरों को गर्म करने में, साबुन, शैम्पू आदि या पक्की सड़क बनाने में होता है। प्रश्न 13वां, बाह्य निषेचन के उदाहरण लिखिए। यह जलीय जंतुओं में जैसे मछली, तारामीन, मेढक आदि में आम होता है। प्रश्न 14, किशोर अवस्था में आहार का नियोजन किस प्रकार होना चाहिए? तो किशोर अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है,
जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज जो है वह पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। प्रश्न 15, दाब किसे कहते हैं? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। प्रश्न 16 है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है या नापते हैं? तो भूकंप की शक्ति के जो है उसको परिणाम को नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से लेकर के 22 तक। प्रश्न 17 में है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हुए नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए। तो यहाँ पर एक मोमबत्ती का चित्र बना हुआ है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। बाह्य भाग जिसे हम अदीप्त क्षेत्र कहते हैं, जो अत्यधिक गर्म होता है, यह नीले रंग का होता है। दीप्त मध्य क्षेत्र, यह जो है वह गर्म क्षेत्र होता है, यह पीले रंग का होता है। गहरा आंतरिक क्षेत्र जैसा आप देख रहे हैं, यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है, यह काले रंग का होता है। आपने अभी खालिस्तान में देखा कि कौन सा क्षेत्र, तो सबसे बाह्य क्षेत्र जो होता है वो सबसे गर्म होता है। प्रश्न नंबर 18, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो हमें कागज की बचत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कागज के उत्पाद को बर्बाद करके हम जंगलों को बर्बाद करते हैं। यानी हम कागजों को जो उत्पाद हैं उनको हम कागजों को बर्बाद करेंगे तो जंगल भी बर्बाद होंगे। जितना अधिक कागज हम उपयोग करेंगे उतने ही अधिक पेड़ काटे जाएंगे और हमें कागज बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 हरे भरे जो पेड़ हैं उनको काटना पड़ेगा। अब हम इसकी बचत कैसे कर सकते हैं? तो हम कम से कम कागज़ का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, और कागज़ का जो पुनर्चक्रण है वह हम बेहतर तरीके से करें या उसकी नई नई खोज करें। प्रश्न 19 है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो लैंगिक जनन, पहला है 2 जनक भाग लेते हैं इसमें। दूसरा है युग्मक को बनाना अथवा संलयन होता है इसमें, युग्मकों का बनना। तीसरा है पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आती हैं। चौथा, यह विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अलैंगिक जनन, यह इसमें केवल एक ही प्रकार का जनक भाग लेता है। दूसरा, युग्मकों का बनना अथवा संलयन नहीं होता इसमें। उत्पन्न जीव अपने जनक से मिलते जुलते होते हैं और इनका विकास जो है विकास से कोई संबंध नहीं होता। प्रश्न 20वां है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है? तो मेढक, कीट, अन्य सभी जो प्राणी होते हैं उनमें हार्मोन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीटों में जो है कीट हार्मोन पाया जाता है जो उनके कायंत्रण को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए जल में टेडोपोल वृद्धि करते हैं। इसी के कारण यदि उसमें आयोडीन की उपयुक्त मात्रा ना हो तो टेडपोल वयस्क में मेढक में परिवर्तित नहीं हो पाते और वह नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 21 है, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लेते हैं, क्यों? तो सिर पर गोल कपड़ा लपेटने से सिर का क्षेत्रफल जो है, जो बोझ है उसका सिर से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण बोझ का दाब कम हो जाता है और कुली बोझ आसानी से उठा लेता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल के अनुसार। प्रश्न 22 है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या करें? तो शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए हमें शुद्ध जल में कुछ नमक, एसिड या क्षार मिला दें तो शुद्ध पानी विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है। अब देखेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यह प्रश्न 23 से लेकर के 26 तक हैं, 5-5 अंक हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 उपयोग बताइए। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड
एवं अल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 24 है, घर्षण से होने वाले लाभ या हानियाँ लिखिए। तो सबसे पहले हम लाभ देखें। घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं या रुक सकते हैं। घर्षण के कारण ही कील, पेंच आदि जो लकड़ी की पटरी पर या दीवार पर हम लगा सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम कील ईंट में ठोक सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। वाहनों के ब्रेक भी जो होते हैं वो भी इसी के कारण, यानी टायर जो है वो सड़क के घर्षण के कारण ही रुक पाते हैं। हानि, मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं घर्षण के कारण। दूसरा, इसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। तीसरा, खुरदुरे मार्ग में चलने पर अधिक बल की आवश्यकता होती है। चौथा, इसी कारण स्पर्शक तल जो होते हैं वो घिस जाते हैं। जैसे जूते चप्पल के तली होती हैं वो घिस जाती हैं, टायर भी घिस जाते हैं इसी कारण। प्रश्न 25, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कारण प्रणाली लिखिए। यहाँ पर मानव चित्र का जो है कान का चित्र बना हुआ है। अब देखें, मानव कर्ण जो है इसके द्वारा जो सुनने की प्रक्रिया है हमारे कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित रहती है और यह कर्णपटय कहलाता है। जब ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं तो कर्णपटय कंपनों को अंतर कर्ण तक भेज देता है और वहां से संकेत को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये कर्ण का बाह्य भाग है और ये कर्ण का अंतः भाग। और यहाँ से जैसा अभी आपने देखा, अब फिर ये ध्वनि जो जाती है तो मस्तिष्क को संकेत प्राप्त होते हैं और हमें ध्वनि सुनाई देती है। प्रश्न नंबर 26 है, कैलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए और उसका चित्र बनाइए। तो कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेंगे। इन्हें चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़ देंगे। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पर पेपर पर बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाएंगे। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब जो दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कर देंगे जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए उसमें छेद भी बना देंगे। डिस्क को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट भी चिपका देंगे जिससे वह स्थिर रहे। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार दर्पण प्लेट को छूते हुए दृढ़तापूर्वक हम लगा देंगे। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े या चूड़ियों के टुकड़े लगा देंगे। ट्यूब के इस प्रकार से घिसे हुए कांच की प्लेट से हम बंद करेंगे। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रखेंगे और इस प्रकार यह एक क्लाइडोस्कोप तैयार हम कर लेंगे। तो ये जो अभी आपने समझा, इस तरह से हम 3 भागों में इसमें चित्र में दर्शाया गया है और क्लाइडोस्कोप तैयार हो जाता है। इसे हम बहुमूर्तिदर्शी भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने 12 मार्च के संपूर्ण विज्ञान के हल को देखा। आप कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।